हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्य सभ्यता के विषय में जानकारी लेंगे। और इससे पहले जितने भी वीडियोस आए थे उसमें हमने जनरल स्टडीज सेक्शन में वैदिक साहित्य तक की चर्चा की थी। और चूंकि आर्य सभ्यता आगे हम लोगों को अब आर्य सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक आर्यों के विषय में जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो वैदिक साहित्यों से, खासकर ऋग्वेद से मिलता है। तो जो पिछला वीडियो है उसको जरूर देखें आर्य सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए। और आप सबको मालूम है कि बीपीएससी का डेट अनाउंस हो चुका है प्रीलिम्स के लिए, और जनवरी 2022 को एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और अब समय बहुत कम है, आप लोगों को तैयारी में अब लग जाना चाहिए। और प्रीलिम्स में मैंने पहले ही बताया जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सामान्य अध्ययन में। और सामान्य अध्ययन में खासकर इंडियन हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब हम लोग आर्य सभ्यता की चर्चा करें। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्य सभ्यता को जानने से पहले आर्य थे कौन, कहां से आए, ये आर्य शब्द का अर्थ क्या है। इतिहासकार के अनुसार ये आर्य क्या थे, कहां से आए, भारत में इनका आगमन और कैसे हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में क्या मतभेद है, इन सब तथ्यों पर चर्चा सबसे पहले करना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक आर्य सभ्यता, जिसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जो प्रारंभ का इतिहास है उससे हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्योंकि आर्यों का भारत में आर्यीकरण हुआ और आर्यों का भारत में भारतीयकरण हुआ और भारत का भी आर्यीकरण हुआ, इसलिए तो भारत को आर्यावर्त के नाम से हम लोग जानते हैं। और आप लोगों को यह भी पता है कि आर्य सभ्यता एक प्रगतिशील सभ्यता थी, और धीरे धीरे आर्य सभ्यता में विकास होता चला गया। कैसे इस सभ्यता में विकास हुआ, इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को बहुत अच्छे ढंग से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चर्चा करें ये आर्य शब्द है क्या। तो आर्य शब्द इतिहासकारों के अनुसार एक समान भाषा बोलने वाले, अर्थात आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। एक समान भाषा बोलने वाले लोग आर्य कहलाते थे। इस भाषा समूह में जो वैदिक संस्कृत है, लैटिन है और यूनानी है, इन भाषाओं को शामिल किया गया। बाद में इन भाषाओं से अन्य भाषाओं का भी, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, इन सब भाषाओं का विकास इन्हीं सब भाषाओं से हुआ। जो आज का संस्कृत है, हिंदी है, ये सब भाषाओं का विकास हुआ। तो एक समान भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहा गया। हालांकि जो संस्कृत शब्द आर्य है, आर्य जो संस्कृत में शब्द है उसका अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। इसका शाब्दिक अर्थ बड़े ही कुलीन या श्रेष्ठ है। लेकिन अगर परीक्षाओं में पूछा जाए, कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पूछा जाए कि आर्य शब्द किसका व्यंजक है, तो आपका जवाब होगा यह भाषाई समूह का व्यंजक है। और इसके बारे में इतिहासकारों में क्या मान्यताएं हैं, इस बात को भी लेकर चर्चा करना और इस अवधारणा को क्लियर करना आप लोगों के समक्ष बहुत ही जरूरी है। आप लोग जैसा जानते हैं कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिली है वो वैदिक साहित्यों से, खासकर ऋग्वेद से मिली है। मैंने बताया था कि ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा गया है, मतलब जिसकी रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर के द्वारा रचित। और जो सनातन धर्म है उसका आदि ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। और प्रारंभिक आर्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और ऋग्वेद के 1,53,972 शब्दों में 1,53,972 वर्ड्स में आर्य शब्द की चर्चा 33 बार की गई। 33 टाइम्स आर्य शब्द की चर्चा की गई है। तो आर्य यहाँ पे, हालांकि आर्य संस्कृत में जो शब्द है उसका अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ, लेकिन
आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। इस तथ्य को आप लोग आत्मसात कर लें, क्योंकि यहां से कई बार, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस में भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और इसके ऑप्शंस जो होते हैं, क्या आर्य शब्द किसी नस्ल के बारे में या रेस के बारे में बताता है, या प्रजाति के बारे में बताता है, जाति के बारे में बताता है, या भाषाई समूह का व्यंजक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा कि आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। अब आर्यों को लेकर इतिहासकारों में अनेक मत दिए गए हैं, खासकर इसके ओरिजिन को लेकर, इसके मूल निवास स्थान को लेकर कि आर्य लोग कहां से भारत आए, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है और अलग अलग मत दिए गए हैं। लेकिन एक मान्य मत भी है जिसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर और इसके आगमन काल को लेकर इतिहासकारों में क्या मतभेद है। तो हम लोग चर्चा करें ओरिजिन या मूल निवास स्थान को लेकर। ओरिजिन या मूल निवास स्थान को लेकर तो एडवर्ड मेयर का कहना है कि आर्य लोग पामीर के पठार से बिलोंग करते थे, मतलब उनका मूल निवास स्थान पामीर के पठार पे था। जबकि पेनका और हर्ट का मानना है कि आर्य लोग मूलतः जर्मन, कई इतिहासकार थे जिन्होंने कहा कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो यूरोपियन कंट्रीज में था। वहां से लोग, क्योंकि ये लोग घुमक्कर जीवन जीते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, चारागाह की तलाश में इधर उधर भटकने वाले लोग, इनका सामाजिक स्वरूप कबीलाई स्वरूप था। और ये लोग युद्ध भी जो करते थे चारागाह की तलाश में करते थे, पशुओं की तलाश में करते थे। तो जो इसका मूल निवास स्थान है उसको लेकर कई इतिहासकार ने यूरोपियन कंट्रीज को इसका मूल निवास स्थान माना है। जैसे पेनका और हर्ट ने जर्मनी का, मैक्स मूलर महोदय का मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से बिलोंग करते हैं। मैक्स मूलर महोदय का मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से बिलोंग करते थे। जबकि दयानंद सरस्वती जिन्होंने तिब्बत का इतिहास भी लिखा, उन्होंने कहा कि आर्य लोग का मूलतः जो निवास स्थान था वो तिब्बत था। अब बात करें गंगानाथ झा, क्योंकि कई ऐसे भारतीय इतिहासकार हैं जो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो भारत में ही मानते हैं। और गंगानाथ झा का कहना है कि ब्रह्मर्षि देश, जो राजस्थान के क्षेत्र से लेकर जो गंगा यमुना द्वार क्षेत्र का जो एरिया था उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। तो आर्य लोग मूलतः ब्रह्मर्षि देश के रहने वाले थे। जबकि डी एम त्रिवेद का मानना है कि आर्य लोग मुल्तान के रहने वाले थे। एलडी कल्ल महोदय आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर को जोड़ते हैं। अगर हम बात करें, ऐसा इसलिए कहा गया है कि अभी अगर आर्य का जो ब्रीड था, जो भी उनका रेस था, वो सेम ब्रीड के लोग अभी कश्मीर घाटी में मिल जाते हैं। हालांकि वे सारे लोग मुस्लिम्स हैं। तो इस आधार पर भी और कई आधार पर एलडी कल्ल साहब ने कश्मीर को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। जबकि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस भी लिखा। जब ये 6 वर्ष की सजा काट रहे थे तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस नामक किताब लिखा। और कहीं ना कहीं ऋग्वेद, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जब अध्ययन किया तो ऋग्वेद में कहीं 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की चर्चा थी। तो इस आधार पर तिलक साहब का विश्लेषण था कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश है। हालांकि इस मत को नकार दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। रोड्स महोदय का मानना है कि आर्य लोगों का मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया था। जबकि पी गाइल्स आर्यों को जर्मनी से संबंधित मानते हैं, इनका ओरिजिन जर्मनी है। जबकि गॉर्डन चाइल्ड आर्यों का मूल निवास स्थान रसिया मानते हैं, रूस मानते हैं, है ना। और जो सबसे मान्य मत है आर्यों के मूल निवास को लेकर वो ब्रेंडनेस्टीन का मत है। ब्रेंडनेस्टीन महोदय का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत क्षेत्र पर था। जो भी सबसे प्राचीनतम एविडेंस मिला है आर्यों से रिलेटेड अभी तक टिल नाउ, वो आल्प्स पर्वत क्षेत्र से ही मिला है। इसलिए मान्य मत के अनुसार भी यह माना गया है, जो मान्य मत है इतिहासकारों के द्वारा, कि आर्य मूल रूप से आल्प्स पर्वत क्षेत्र के रहने वाले थे। चलिए ये बात तो यहां हो गई।
अब है कि इनके टाइम पीरियड को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है कि आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ। तो आर्यों का जो आगमन को लेकर जो मतभेद है उसमें विंटरलिज महोदय का मानना है कि 2500 बीसी के आसपास आर्यों का भारत में आगमन हुआ, जबकि बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि 6000 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। और मैक्स मूलर महोदय का मानना है 1500 ईसा पूर्व में, जैकोबी महोदय मानते हैं 3000 ईसा पूर्व में। और कई अनुसंधान हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं, जिसके आधार पर एक मान्य मत निर्धारित किया गया है, और मान्य मत के अनुसार कि आर्य लोग जो जिनका प्रारंभिक स्वरूप, जब इस पर रिसर्च हुआ तो लोगों ने जाना कि आर्यों का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो एक कबीलाई स्वरूप था। ये लोग कबीलाई जीवन जीते थे, एक जगह रहते नहीं थे, खानाबदोश जीवन जीने वाले लोग, चरवाहे लोग, ना ही कोई जाति थी, ना ही कोई वर्ण था, जो थे वो आर्य थे, जो थे वो योद्धा थे, ना ही कोई वर्ग विभाजन था, वर्ण विभाजन था। एक सामान्य जीवन जीने वाले लोग, जनजातीय लोग। राजा था लेकिन वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं, अपने कबीले का मुखिया होता था। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है इस कबीले को कहा जाता था जन, और राजा जो होता था वो उस जन का, उस कबीले का हेड होता था, और उसका मुख्य काम होता था युद्ध में अपने कबीले का नेतृत्व करना और अपने कबीले की रक्षा करना। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्वरूप जो आर्यों का है वो जनजातीय है, कबीलाई स्वरूप है, घुमक्कर जीवन जीने वाले लोग हैं, यत्र तत्र भटकते हैं, चारागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में। युद्ध भी होता है पशुओं के लिए, चारागाहों के लिए। तो हम लोग ये जाने कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ, इस पर जो अनुसंधान और रिसर्च हुए हैं, और क्या मान्य मत क्या बना है, मान्य मत के बारे में हम लोगों को जानना है कि भारत आर्य लोग कैसे आए। और आप लोगों को बता दें कि भारत का ये मानचित्र है, आप देख रहे हैं कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण दिशा में समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है। और भारत का जो प्रवेश मार्ग है वो उत्तर पश्चिम से ही, प्रवेश मार्ग उत्तर पश्चिम से ही कोई भारत में प्रवेश कर सकता है स्थल मार्ग से, क्योंकि उस समय जलीय मार्ग से यात्रा करना संभव नहीं होता था। तो जो मान्य मत है कि आर्य लोग बोलन और खैबर दर्रा होते हुए, मध्य एशिया से बोलन और खैबर दर्रा होते हुए 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में प्रवेश किया। और सभी आर्य एक साथ भारत में प्रवेश नहीं किए। शुरू में जो कबीला भारत में आया उसका संघर्ष यहाँ के स्थानीय लोगों से हुआ। आर्यों ने कभी दुर्ग के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर अग्रसर थी, नगर खाली थे, उन नगरों को समझा कि यहाँ भूतों और तांत्रिकों का डेरा है, और उस नगर को आर्यों ने ध्वस्त कर दिया। और सबसे पहले वो लोग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बसे, जिसकी चर्चा हम ऋग्वैदिक काल जब हम पढ़ाएंगे, आप लोगों के सामने अपने विचारों को रखेंगे तो उस समय उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इतना ही जाने कि 1500 ईसा पूर्व में जो मान्य मत है कि आर्य लोग मध्य एशिया होते हुए बोलन और खैबर दर्रा के रास्ते भारत में प्रवेश किया। और सभी आर्य कबीला एक साथ नहीं आए। प्रारंभ में जो आर्य कबीला भारत आया उनका मुकाबला यहाँ के स्थानीय लोगों से हुआ, जिसको आर्यों ने दास कहा, दस्यु कहा, और भी कई नामों से, अंसाद, वेयु, अयज्वन, सिस्नदेवा जैसे नामों से पुकारा। और जो बाद में आर्य कबीला आए उनका संघर्ष आर्यों के साथ भी हुआ और अनार्यों के साथ भी हुआ। तो जहां आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हमारे ही देश में, हमारे ही पर्यावरण में, देशी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुआ, वही उसके बाद की जो सभ्यता थी आर्य सभ्यता, उसका स्थापना भारत के अंदर संघर्ष के साथ हुआ, युद्ध के साथ हुआ, लड़ाई के साथ हुआ। और यहां आकर एक स्टेबल सभ्यता को आर्यों ने जन्म दिया, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। जहां सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं आर्यन सभ्यता जो थी या वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता को लेकर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।